हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस तिवारी। आज मैं आप लोग को WBSC क्लास 10 की नौरंगिया बोल के एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि दोस्तों कैलाश गौतम जी द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये मेरा हिंदी का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों नौरंगिया किसके द्वारा लिखी गई है। इसके दोस्तों कवि हैं कैलाश गौतम जी हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम पहले कवि का परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनमानस को अपनी कलम तथा वाणी से झकझोरने वाले जादुई कवि कैलाश गौतम का जन्म 8 जनवरी 1944 को वाराणसी के चंदौली नामक गांव में हुआ था। तो ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। उनका जन्म दोस्तों हुआ था 8 जनवरी 1944 को वाराणसी के चंदौली नामक गाँव में हुआ था, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, कि उनका जन्म आखिर कहाँ हुआ था। तो आपको लिखना पड़ेगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लिखेंगे कि वाराणसी के चंदौली नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1944 में हुआ था। ओके, ये हुआ। अब देखिए, अब हम पढ़ते आगे कि ये आकाशवाणी इलाहाबाद में कार्यरत थे। अब देखिए आकाशवाणी क्या होता है, हम दोस्तों जानते हैं रेडियो FM जो होता है ना, वही दोस्तों आकाशवाणी कहलाता है, ठीक है। तो पहले के समय में लोग इंडिया में रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं, तो यही होता है, ठीक है, रेडियो को ही आकाशवाणी कहते हैं। तो वो इलाहाबाद में किस इस पर कार्यरत थे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो आकाशवाणी में कार्यरत थे। ओके, वो आकाशवाणी में कार्यरत थे, ठीक है। अब देखिए, वहाँ से अवकाश प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया, ठीक है। उसके बाद ये हिंदुस्तान एकेडमी में अध्यक्ष पर मनोनीत किए गए, ठीक है। वो भी किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें हिंदुस्तान एकेडमी के अध्यक्ष पर मनोनीत किया। उसके बाद देखिए, कैलाश गौतम एक प्रतिभावान कवि थे, सात कुशल मंच संचालक भी थे, ठीक है। उनका जो साथ था वो कुशल था। मतलब देखिए, जीवन में देखिए आपको दो तरह के दोस्त मिलेंगे। एक होते हैं कुशल, देखिए एक जो होते हैं वो आपको ट्रू फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, जो कि आपको हमेशा अच्छी बात, धर्म की बात बताता है। एक जो होते हैं वो आपको अधर्म की बात बताते हैं, ठीक है। तो ये धर्मी व्यक्ति थे, ये कुशल व्यक्ति थे। कुशल मतलब ये था जो निर्गुण ना हो, ठीक है, इसमें सिर्फ अवगुण ही हो, तो उसको कुशल व्यक्ति कहते हैं। तो इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय काशी और प्रयाग इलाहाबाद में बिताया। तो यदि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन्होंने अपना जीवन कहाँ बिताया, तो आप लिख देंगे इन्होंने अपना जो जीवन है वो काशी और प्रयागराज इलाहाबाद में बिताया, ठीक है। काशी और प्रयाग इलाहाबाद में, जो कि अभी तो दोस्तों इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही हो चुका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में देखेंगे। ये तो दोस्तों जो प्रिंटर है, जो बुक का प्रिंटर है, तो 2-3 साल पुराना है। तो ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हो गया है, प्रयागराज हो गया अब, ठीक है। तो आपको यदि ऑप्शन यदि इलाहाबाद दे या फिर प्रयागराज दे, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों अपना जीवन जो था वो अधिकतर समय कहाँ पर बिताया था? काशी में और इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके लिए इन्हें विभक्ति में दोनों ही स्थानों के संस्कार रचे बसे थे। तो अब देखिए, कैलाश गौतम के रचना संसार का परिचय इस प्रकार है। उन्होंने देखो दोस्तों बहुत सारी कविता संग्रह लिखी थी, भोजपुरी कविता भी संग्रह की थी उन्होंने, ठीक है। गीत भी लिखा था बहुत सारा, दोहा भी संकलन किया था, उपन्यास भी किए थे। तो दोस्तों ये जो इतना पार्ट्स है, ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों इन सब में से कहीं से भी कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आपको इन सारे नामों को आपको याद करना पड़ेगा, उनको कौन कौन से सम्मान मिला गया था, किस चीज़ के लिए आपको सम्मान मिला गया था, ठीक है। अन्य लोकप्रिय रचनाएं हैं, तो उपन्यास, ये सब दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नौरंगिया का पोयम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पोयम में ये कहा गया है कि देखिए, देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। यहाँ पर देखिए नौरंगिया नाम की एक स्त्री है, ठीक है। वो नौरंगिया नाम की एक स्त्री है जो कि देवी देवता को नहीं मानती है, छक्का पंजा को नहीं जानती है। कहने का अर्थ ये है कि वो भगवान के भरोसे नहीं बैठती, ठीक है। वो अपने कर्म पर
अपने कर्म को मानती है, अपने कर्म पर वो आगे बढ़ना चाहती है। कितने लोग होते हैं ना कि अपने सोचते हैं कि अरे मेरा तो नसीब ही खराब था, मेरा तो भगवान साथ ही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। वो नौरंगिया जो स्त्री है वो अपने कर्म पर बाध्य है, वो सिर्फ अपने कर्म पर आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है। वो कभी भगवान के भरोसे नहीं बैठती है कि हाँ आज मुझे भगवान ही दे दे, आज मैं घर से नहीं जाऊँगी। तो वो दोस्तों कर्म की ही पूजा करती है। जहाँ के दोस्तों देखिए भगवान भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिका मा फलेषु, यानी कि दोस्तों कर्म करने से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भगवान के भरोसे नहीं बैठती, वो उनमें से नहीं जो भगवान के भरोसे बैठ जाए। वो जो कि कुछ लोग होते हैं भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, वो उन लोगों में से नहीं है, वो अपने कर्म के भरोसे है, ठीक है। वो कर्म करती है और जीवन में आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो वो देवी देवता नहीं मानती। छक्का पंजा मतलब दोस्तों कि छल कपट वो नहीं जानती है, ठीक है। वो छल कपट भी नहीं जानती, वो देवी देवता को भी नहीं मानती है, ठीक है। देवी देवता को नहीं मानने का मतलब अर्थात ये नहीं कि वो देवी भगवान को नहीं मानती है, अर्थात ये कि वो उनके भरोसे नहीं बैठती है, वो अपने कर्म के भरोसे रहती है, ठीक है। ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो ताकतवर से लोहा लेती है, मतलब क्या है कि वो जो ऐसे व्यक्ति समाज में जो बहुत ही कठिन परिश्रम होते हैं वो उनसे प्रेरणा लेती है। लोहा लेती का मतलब नहीं कि वो जाकर लोहा लेते 2-3 किलो, ऐसा नहीं, वो उनसे प्रेरणा लेती है। ताकतवर मतलब कि जो लोग कठिन परिश्रमी व्यक्ति हैं उनके समाज में, उनसे वह प्रेरणा लेती है काम करने की। अब आपको आगे पता चले क्या है, वो क्यों प्रेरणा लेती है, उसको काम करने का क्या कारण है, ठीक है। अपने बूते करती खेती, वो अपने बलबूते ही खेती करती है, ठीक है। मर्द निखट्टू जनखा जोयला, मर्द निखट्टू जनखा जोयला का मतलब है दोस्तों उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो निखट्टू है, वो काम नहीं करता, वो काम चोर है, ठीक है। लाल ना होता ऐसा कोयल है, वो बहुत ही काला भी है, ठीक है। ये बात कोई पॉइंट करे, वो काला भी है और वो कोई काम भी नहीं करता, वो बहुत ही कामचोर है। इसी के कारण नौरंगिया को अपने समाज के व्यक्ति से प्रेरणा लेकर अपने काम को अपने बूते वो खेती करती है, ठीक है। आप समझ में आया आपको कि वो अपने बूते खेती क्यों करती है, वो प्रेरणा क्यों लेती है ताकतवर लोगों से, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो निखट्टू, वो कामचोर है, वो काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनके हस्बैंड काम नहीं करते, तो समाज में दोस्तों उन लोग की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री का यदि हस्बैंड वो काम नहीं करते, वो कामचोर है, तो जब नौरंगिया को एग्जाम्पल लीजिए, जब नौरंगिया जब जाती थी काम करने के लिए खेत में, तो 10 तरह के समाज में ऐसे लोग होते हैं ना कि जो कि ताना पहले मारते हैं, ठीक है। उसकी परेशानी को नहीं समझते, ताना पहले मारते हैं। तो वो लोग बोलते थे उसको कि देखो इसके तो पति निखट्टू, इसका पति तो कामचोर है, कुछ काम नहीं करता है, दिन भर घर में बैठा रहता है। तो उसको ना देखिए और कोई जो स्त्री रहेगी तो उसको सुनकर ये मन में ईर्ष्या आएगी, ठीक है। उसके मन में बहुत जलन होगा अपने पति के प्रति। लेकिन ये ऐसी लड़की है, एक ऐसी ये महिला है, ठीक है, एक ऐसी पतिव्रता नारी है जो कि अपने पति का भी विरोध नहीं करती है। वो उसको भी संग उसके संग बैठ के खाती पीती, वो उसको भी संग खाती पीती और उसको वो शान से जीती है, ताकि वो मेरा पति है, ठीक है। अपने पति के प्रति जो कि वो निखट्टू कामचोर है, लेकिन तब भी उसको वो शान से जीती है। उसके प्रति कोई उसको ईर्ष्या नहीं है कि वो काम नहीं करता, उससे काम करना पड़ता है नौरंगिया को। उसको मन में ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं, ऐसा कोई इसमें चिंता नहीं है, ठीक है। वो खुद भी काम कर सकती है। देखिए ये दोस्तों नौरंगिया का फोटो, ओके। और देखिए यहाँ पर देखिए आप गांव गली की चर्चों में वह सुर्खी से अखबार की है। मैंने आपको बताया ना कि जब आपका पति जब किसी औरत का पति यदि कामचोर निकल जाता है तो लोग 10 तरह का बात उसको बोलते हैं कि हाँ इसका पति तो कामचोर है, इसका पति तो कुछ नहीं करता है। तो वो गाँव गली में क्या है, वो सुर्खी से अखबार की है, ठीक है। लोग हर समय उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि अरे सुना नौरंगिया का पति तो कामचोर है, वो कुछ काम नहीं करता है। तो इस तरह की कुछ बात होती है। वो सुर्खी से अखबार करने का मतलब कि वो अखबारों में जिस तरफ हेडलाइंस रहता है ना, वो हेडलाइंस की तरह उस गली गाँव की गलियों में वो हेडलाइंस की तरह बन गई है। कभी भी जब बात स्टार्ट होता है तो उसी के नाम से स्टार्ट होता है कि हाँ देखो आज नौरंगिया काम पे जा रही थी, उसका पति तो कामचोर है, इस तरह का बात करके लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नौरंगिया गंगा पार की, नौरंगिया जो महिला है वो गंगा पार की रहने वाली है, उसका लोकेशन भी बता दिया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा है कि नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है, तब बता दिया कि नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए अब जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो कवि है वो ना अब इसके बारे में बताया, उसका वो शरीर के बारे में, उसका वो रूप के बारे में बताना चाहते हैं कि उसका रूप है कैसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या, कसी दे और भरी जवानी शीशे के सांचे में पानी, ठीक है। उसका जो देह है वो भरी जवानी में, वो भी जवान है, वो बूढ़ी नहीं है। शीशे के सांचे में पानी, जिस प्रकार एक शीशे में यदि पानी रखा जाता तो वो कितना उज्जवल चमकता है, उस तरह उसका शरीर है, ठीक है। सिरहन पहने हुए अमूल्य काले भौरे मुंह पर डोले,
कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि सिरहर पहने हुए अमोले। या जानते हैं आप अमोले का मतलब क्या होता है? अमोले का मतलब दोस्तों होता है जिस तरह आम के पेड़ पर, ठीक है, आम के पेड़ पर जिस तरह दोस्तों आम जो छोटा छोटा जो आम होता है, ठीक है, छोटा छोटा आम वो होता है, तो वो देखने में उसको छोटा छोटा आम को जानते हैं, कहीं के राज्य में उसको अमोले बोला जाता है। आम के पेड़ में जो जब छोटा छोटा जब आम उगना स्टार्ट होता है उसको अमोले बोलते हैं। तो सिरहन पहने हुए अमोले काले भंवरे मुँह पर डोले, ठीक है। देखिए उसके पास वो इतना काम करती है, वो दिन रात परिश्रम करती है, वो इतना काम करती है, उसको अपने बाल बांधने का भी समय नहीं मिलता है। उसके जो केस हैं जब वो काम करती है, जब वो खेती करती है, तो उसके मुंह के सामने, उसके मुंह के फ्रंट पे आकर उसके जो भौरे हैं वो हिलने लगते हैं। भौरे करने का मतलब कि दोस्तों कि जो छोटे से जो केस रहते हैं ना, उन लोगों को, तो स्त्री को तो लंबे लंबे केस होते हैं, तो थोड़े केस मुंह के सामने आकर, मुंह के फ्रंट ऑफ फेस के सामने आकर थोड़े से जो चूल है वो हिलने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके वो इतना काम करते हैं, उसके पास अपने चूल बांधने का भी समय नहीं रहता है। अब देखिए 100 पानी रंग धुले हैं, ठीक है। अब उसकी सुंदरता की बात हो रही है, 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ और खुले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 100 पानी रंग धुले का मतलब है कि वहाँ पर दोस्तों देखिए समाज में कोई भी व्यक्ति ना आपको देखकर ना खुशी नहीं रह सकता है। जब आप यदि प्रगति पर हो तो आपको देखकर समाज का व्यक्ति खुशी नहीं रह सकता है। ऐसे हम हर जगह का नहीं बता रहे, कहीं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वही है, 100 पानी रंग धुले, मतलब वहाँ पर कोई व्यक्ति जो नौरंगिया के समाज में जो कोई भी जो व्यक्ति है वो मतलब दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है। कहने को कुछ ओठ खुले का मतलब ये है कि उन लोग के भी अब ओठ खुल गए हैं। किस के लिए ओठ खुल गए हैं? उसको टोकने के लिए, ठीक है। देखिए किस तरह का बात टोकने के लिए आपको बता रहे हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। अद्भुत है ईश्वर की रचना मतलब कि ईश्वर जो नौरंगिया को बनाया बहुत ही सुंदर, सुशील और आकर्षण नारी बनाया, ठीक है। आकर्षण का होने का मतलब दोस्तों यह है कि जब भी वह रास्ते से जाती है, जब भी अपने गली से गुजरते हुए आती है, तो किसी की नज़रों से बच नहीं पाती है, ठीक है। इसी के कारण लोग के ओठ खुल गए, ठीक है। किसी कारण ओठ खुल गए क्योंकि वो किसी की नज़रों से बच नहीं पाती है। लोग उसे देखते हैं तो उसकी किलकारी मारते हैं, ठीक है, उसे लोग छेड़ते हैं। और देखिए जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की है, ठीक है। जैसी नीयत लेखपाल की, जिस तरह लेखपाल उसे बुरी दृष्टि से देखता है उसी तरह उसे ठेकेदार भी बुरी दृष्टि से देखता है। और ठेकेदारी दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे उसके समाज में व्यक्ति वो उसे मतलब बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोस्तों वो बहुत ही आकर्षण नारी है। और मनुष्य का तो दोस्तों स्वभाव ही होता है, प्राय पुरुष का स्वभाव होता है दोस्तों, वो अधिकतर स्त्रियों को ना बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं। ऐसा मैं हर जगह हर पुरुष का नहीं बता रहा हूँ, कुछ पुरुष ऐसे ही होते हैं। अब के समय में तो कुछ दोस्तों ऐसे ही पुरुष हो रहे हैं जो कि स्त्रियों का दोस्तों सम्मान नहीं करते, ठीक है। तो उस समय पे दोस्तों जो लेखपाल और ठेकेदार दोस्तों वैसे ही थे, वो नौरंगिया को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखते थे। नौरंगिया गंगा पार की है, ओके। अब दोस्तों अब हम यहाँ आते हैं, जब देखो तब जांगर पीटे। अब उसका काम के बारे में बात, वो कितना परिश्रम करते हैं आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको आज तो बाल बांधने का भी समय नहीं रहता था, अब इतने वो परिश्रम करती थी। देखिए जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे, ठीक है। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। वो हर समय जांगर पीटती रहती है, हर समय वो देखिए वो हर समय जांगर पीटते, तो अपना वो किसी भी काम में हार नहीं मानती है, ठीक है। वो काम घसीटे का मतलब दोस्तों वो हर समय अपना काम को घसीटती रहती है। कहने का मतलब कि यदि हम किसी चीज़ को घसीटते हैं मतलब कि हम हार नहीं मानते, ठीक है, हम उस काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम कितने भी थक जाए लेकिन घसीटते जैसे मान लीजिए आप किसी सामान को आप लेकर आए, यदि आप थक जाते हैं तो आप उससे घसीट कर लेकर आते हैं, ठीक है। घसीट के लेकर आने का मतलब है कि आपकी एनर्जी खत्म हो जाए लेकिन तब भी आप काम कर रहे हैं। वही हाल यहाँ पर नौरंगिया की भी है, ठीक है। वो थक जाते लेकिन तभी वो काम को घसीटते रहती है, ठीक है। अब देखिए जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। वो जब सुबह जग जाती है तब से वो काम में लग जाती है, काम के पीछे रहती है और काम के आगे रहती है। उसके नज़र में हमेशा काम ही काम है, ठीक है, क्योंकि उसका पति तो निखट्टू है, वो तो काम करता है नहीं, तो नौरंगिया के ऊपर ही सारा संसार है, सारा जो घर का खर्चा है वो पूरा नौरंगिया को उठाना पड़ता है। तो ये दोस्तों दिन भर काम करते थे, वो रात भर काम करती है। जब से वो सुबह से जगती है तब से वो काम करना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। अब देखिए जब खेत में काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं, छोटे छोटे दोस्तों आपको कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, ठीक है। बिच्छू गोजर सांप मारती का मतलब दोस्तों तो आप समझ ही रहे हैं कि बिच्छू गोजर सांप को वो मार भी देती है, वो इतनी शक्तिशाली है। तब पराया तो आजकल की स्त्रियाँ दोस्तों स्त्री जो है वहाँ पर मतलब पराया बोलने बहुत कम, ठीक है, बहुत कम स्त्री ऐसी है जो बिच्छू गोजर सांप को देखकर नहीं डरेगी।
प्रायः तो लोग दोस्तों स्त्री जो वो कॉकरोच को भी देख कर डर जाते हैं, लेकिन ये इतनी बहादुर है महिला है कि वो बिच्छू गोजर सांप को ही मार देती है। क्योंकि जब खेती करने जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये उसे भी मार गिराती है। ओके, और सुनती रहती विविध भारती का मतलब है दोस्तों, सुनती रहती विविध भारती का मतलब है यहाँ पर कि वो दोस्तों देखिए यहाँ पर सुनती रहती विविध भारती का मतलब, विविध भारती दोस्तों आपको मैंने बताया था कि वो रेडियो स्टेशन होता है, ठीक है, वो रेडियो होता है। विविध भारती एक रेडियो का नाम है, ठीक है, तो वो रेडियो सुनते रहती है, ठीक है, सुनती रहती है विविध भारती, वो रेडियो है। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी, वो लाठी की तरह सीधी है, ठीक है, बहुत ही वो सरल है, बहुत ही सीधी है, उसके मन में कोई निष्कपट कोई कलंक नहीं है, ठीक है, वो छल प्रपंच नहीं जानती, इसलिए वो सीधी है, ठीक है। भोला चेहरा बोली मीठी, समझ रहे ना, देखिए भोला चेहरा बोली मीठी कहने का मतलब दोस्तों उसका जो चेहरा है बहुत ही भोला है, वो बहुत ही भोला है, ठीक, वो बहुत ही भोली है, ठीक है। उसका जो बोली है वो उसका जो आवाज़ है बहुत ही मीठा है, वो बहुत ही सबको प्रेम से बात करती है। उसके जो वचन है, उसको जो वाक्य, उसमें कोई कटु वाक्य वो नहीं बोलती है, इसके कारण उसका जो बोली है वो बहुत ही मीठी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, ठीक है, उसके भी सपने हैं जीवन के कुछ, वो भी त्योहारों में सबके साथ सम्मिलित होना चाहती है। देखिए वहाँ के जो समाज के लोग हैं, नौरंगिया जहाँ रहती है वहाँ के समाज के लोग उसको किसी भी त्यौहार में सम्मिलित नहीं होने देते, ठीक है। तो वही यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्यौहार की है, ठीक है, काम तो वो करती है लेकिन वो त्योहारों को मना नहीं पाती है, क्योंकि वो दिन भर काम करती रहती है, उसके पास जो त्यौहार मनाने का भी समय नहीं रह पाता, ठीक है। उसके लेकिन जीवन में यह सपना है कि वो भी एक बार त्यौहार मनाए, ठीक है, नौरंगिया गंगा पार की है। अब देखिए, अब उसके यहाँ पर उसके घर के बारे में बताया, उसके घर की दशा कैसी है, वो कितनी गरीब, उसके बारे में यहाँ पर लास्ट पंक्ति में बताया गया है। देखिए, ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन। ढहती भीत, ठीक है, दहती भीत पुरानी छाजन। भीत मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? भीत मतलब दोस्तों होता है जो घर का रूफ होता है, रूफ मतलब दोस्तों होता है छत्ता। तो आप तो देख ही सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में किस तरह का घर है, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का छत कैसे है। तो छत नहीं है तो दोस्तों उसको वो बोलते हैं टाली वाला घर बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि दोस्तों प्राय आपको गाँव में देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बाँस लगे रहते हैं, ठीक है, तो ये बाँस से बने रहते हैं घर। तो ढहती भीत, तो ये भीत को ही बोलते हैं दोस्तों आपका घर, उसका रूफ, ओके, और ढहती भीत को ही बोलते हैं रूफ। और पुरानी छाजन, ठीक है, पुरानी छाजन दोस्तों आपको हो जाएगा दीवाल, ठीक है। पकी फसल तो खड़े महाजन, जब वो खेती करते हैं उसका जो फसल जब पक जाता है तो महाजन फट से सामने आ जाते हैं किराया लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने कुछ, अब देखिए आपको पता चलेगा वो क्यों जो महाजन है वो क्यों खड़े हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिरवी गहना छुड़ा ना पाती, क्योंकि वो महाजन के पास गिरवी गहने देती है, वो इतनी गरीब है कि वो अपना घर परिवार चलाने के लिए अपने गहने को भी गिरवी कर देती है, ठीक है। तो जब उसका फसल पक जाता है तो महाजन जो है उसके सामने आए खड़े हो जाते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, ठीक है। मन महसूस फिर रह जाती, कब तक आखिर कितना जूझे। वो अपना देखिए वो अपना मन को अपना मार कर रह जाती है, ठीक है। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे। वो बहुत अपना जो उसका जो दिक्कत है वो दिक्कत तो किसी को बता नहीं पाती है, ठीक है। वो अपने ही दिक्कत को अपने मन में ही पाल कर रहती है, वो किसी को बता भी नहीं पाती और उसकी जो प्रॉब्लम वो कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता है, ओके। जाने क्या क्या टूटा फूटा लेकिन हंसना कभी ना छूटा। उसका दोस्तों जीवन में इतनी भी मुसीबत आई लेकिन तब भी दोस्तों उसने हंसना नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके जीवन में बहुत ही मुसीबत आई, देखिए आप लिखा है जाने क्या का टूटा फूटा कहने का मतलब दोस्तों उसके जो जीवन में जो सपने हैं बहुत सारे टूटे फूटे हैं, लेकिन तब भी दोस्तों वो हंसना नहीं भूली है, ठीक है। वो हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। देखिए उसको वो जो दोस्तों जो चप्पल पहनते हैं ना, चप्पल और साड़ी, वो भी दोस्तों पैरों में मंगनी की चप्पल, वो चप्पल मांग के पहनती है। और जो साड़ी है वो दोस्तों उधार की है, ठीक है। साड़ी दोस्तों किसकी उधार की है? नौरंगिया गंगा पार की है। तो वो दोस्तों वो जो चप्पल पहनती है पैरों में वो भी दोस्तों मांग कर लेकर आई हुई है, और जो साड़ी वो भी दोस्तों उधार की है, ठीक है। नौरंगिया गंगा पार की है। तो ये दोस्तों आपका पूरा पोयम रहा, ठीक है। मैं दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों WBBSC बोर्ड में, वेस्ट बंगाल बोर्ड में दोस्तों जो आपको चैप्टर पढ़ने रहते हैं वो आपको बता देता हूँ।
कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो जो चैप्टर में यहाँ पर आपको स्टार मार्क देखने को मिले, ये स्टार मार्क ये स्टार मार्क है, तो जो जो आपको डबल स्टार मार्क मिल जा रहे हैं वही आपको सिर्फ पढ़ना रहता है, ओके। नीचे में भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जो स्टार मार्क रहता है वही आपको पढ़ना पड़ता है। और भी इसमें यहाँ पर सिर्फ 4 ही नहीं, और भी पीछे में वो पेज मैंने फ़ोटो नहीं ले पाया था। तो दोस्तों जो जो स्टार मार्क है वही से आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो जो स्टार मार्क नहीं है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों ये रहा नौरंगिया का पूरा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया करके दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी भी समझ में या फिर किसी भी कहीं कोई भी लाइन आपको यदि देखने में मतलब समझ में नहीं आया हो तो आप उस लाइन का कॉपी पेस्ट करके या फिर उस लाइन का लिख कर आप हमें भेज सकते हैं। उसको लाइन का आपको व्याख्या दे देंगे। और यदि आप ग्रुप ज्वाइन कर ले तो आपका एक और बेनिफिट है, आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर भी आपको उसमें मिल जाएंगे, ओके। चलिए दोस्तों, आपके लिए बाय, गुड, टेक केयर।